नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। क्या 2019 का सियासी युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान से लड़ा जाएगा? क्या अब कुरुक्षेत्र हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बनने वाली है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र पर सबकी खास नजर है। आज कुरुक्षेत्र में 3 बड़ी रैलियां हुई और बता दें कि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब ये भी बता दें कि साल 2019 में हरियाणा की सत्ता के लिए संग्राम होगा। खास तौर पर विपक्षी दलों की नजर उत्तरी हरियाणा पर है, क्योंकि कुरुक्षेत्र उत्तरी हरियाणा का केंद्र है और लिहाजा कुरुक्षेत्र राजनीतिक दलों के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन क्रांति रथ यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत कुरुक्षेत्र के पेहोवा से, वहीं किरण चौधरी कुरुक्षेत्र की धरती से भी हुंकार भरने वाली हैं। और इसके साथ ही बता दें कि किरण चौधरी अनाज मंडी में परिवर्तन रैली करेंगी। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तरी हरियाणा की 27 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। उत्तरी हरियाणा में कुल 47 सीटें हैं और कुरुक्षेत्र उत्तरी हरियाणा का सेंटर पॉइंट है। लिहाजा राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक से शिफ्ट होकर कुरुक्षेत्र बनने वाली है। आज कुरुक्षेत्र में वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो हरियाणा की, ये कहा जा सकता है, भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली है। हुड्डा की जनक्रांति रैली एक तरफ, किरण की परिवर्तन रैली। हालांकि इस पर इनेलो की तरफ से चुटकी भी ली गई। ये एक ही पार्टी की 2 अलग अलग रैलियों के मायने क्या हैं और क्या इसे शक्ति प्रदर्शन का तरीका नहीं कहा जाएगा कि एक ही पार्टी में 2 नेता अलग अलग रैली करते हैं और उसमें अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कुरुक्षेत्र पर सबकी निगाहें हैं, तो इसके मायने क्या हैं? आने वाले चुनाव में इसके क्या मतलब होंगे? इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक यादव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक, आज कुरुक्षेत्र में एक तरीके से राजनीति की अलग दशा और दिशा बनने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट? जी, यहाँ पे आज जिस तरह से 3 अलग अलग रैली हो रही है, कहीं ना कहीं ये चुनावी रविवार है। आज इसका शंखनाद यहीं से हो रहा है। जिस तरह से चुनाव को लेकर 6 या 7 महीने रह गए हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रैली कर रहे हैं, तो वहीं थानेसर में किरण चौधरी रैली कर रही है, वहीं अभय चौटाला बबैन में रैली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज चुनावी रविवार है। 3 रैलियां होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक संकेत है, क्योंकि भाजपा का गढ़ माना जाता है और भाजपा के गढ़ में ये 3 रैलियां होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए संकेत शुरू हो चुके हैं कि उनका गढ़ रहा है ये कुरुक्षेत्र। अशोक, सबसे खास बात यह है जिस पर इनेलो की तरफ से निशाना भी साधा गया कि कांग्रेस पार्टी की एक ही शहर में 2 अलग अलग रैलियों के मायने क्या है? रैलियों के मायने ये है कि जो चुनावी गढ़ रहा है भाजपा का, ये गढ़ रहा है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। पिछली बार भाजपा ने बड़ा साजिश की थी, 47 सीटें हरियाणा प्रदेश में कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी। उसी को देखते हुए भाजपा का जो गढ़ है, चाहे वो पेवा जो गढ़ है, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रैली कर रहे हैं। तो थानेसर विधानसभा जो भाजपा के वर्तमान में जो विधायक भी यहीं से हैं, वो वहां पर किरण चौधरी अपनी रैली कर रही है। और लाडवा जो हल्का है, यहाँ से डॉक्टर पवन सैनी एमएलए हैं, इनके हल्के में भी आज जो अभय चौटाला की रैली हो रही है। कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए संकेत है कि भाजपा धीरे धीरे जो वादे पूरे नहीं कर पाई है लोगों को लेकर, उसी गुस्से को लेकर आज रैलियां की जा रही है। अशोक, माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में सबका ध्यान जिस तरीके से कुरुक्षेत्र पर है, उस लिहाज से कुरुक्षेत्र वो जगह होगी जो अभी तक कहीं ना कहीं रोहतक रही थी, यानी सभी राजनीतिक दलों की नजर कुरुक्षेत्र पर रहने वाली है। क्या कुरुक्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर किसी तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? लोगों में बदलाव तो नहीं, किस तरह से रैली का हाथों में मुड़ रहा है। तीनों रैली की बात है, तीनों रैली में आज बहुत बड़ी संख्या में हाथों में मुड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो। अब 2019 के लिए लोग बैठे हुए कि कब कहीं ना कहीं बदलाव के मुद्दे साफ देखे जा रहे हैं, तभी आज 3 अलग अलग रैलियां की जा रही है। चलिए अशोक, बने रहे हमारे साथ। इसी बीच बता दें कि इस रैली के अलावा कुरुक्षेत्र में इनेलो नेता अभय चौटाला भी विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। जनसभा में अभय चौटाला पहुंच चुके हैं, ये भी जानकारी। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, बसपा प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती भी रैली में मौजूद हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता भी रैली में पहुंचे हैं। और इनेलो की क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, ये भी आज इस रैली में खास तौर पर तस्वीरें नजर आने वाली है। सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ। अशोक, इनेलो की रैली की बात करते हैं। तमाम दिग्गज नेता इनेलो के यहाँ पर मंच पर मौजूद। क्या लक्ष्य, क्या रणनीति इनेलो की नजर आ रही है? इनेलो की रैली की बात की जाए तो बबैन हल्के में इनेलो की रैली हो रही है। यहाँ पर अभय चौटाला खुद पहुंचे हुए हैं और इस समय मंच पर बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अभय चौटाला जो
इनेलो बसपा का गठबंधन है, दोनों गठबंधन को लेकर ये रैली हो रही है। और जो रैली है इनकी विशाल जनसभा यहाँ पर हो रही है। जिस तरह से दोनों नेता की बसपा की बात की जाए, प्रकाश पार्टी उनके नेता खुद पहुंचे हुए, अभय चौटाला खुद यहाँ पे कहीं न कहीं बदलाव की हो रही है, रैली हो रही है। जिस तरह से हरियाणा में 2019 के चुनाव का आगाज होने में जैसे कभी 5 से 6 महीने का समय, अगर ये रैलियां कहीं न कहीं एक जो चुनाव के लिए तैयारी शुरू होती, चुनावी सनसनाहट धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से हो रहा है। अशोक, आमतौर पर सबसे ज्यादा आकलन इस बात से लगाया जाता है कि कौन सी रैली सफल रही, किसमें कितनी भीड़ रही, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं उत्साह के साथ, क्या उत्साह नजर आ रहा है। तीनों ही रैलियों की बात करें तो लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? तीनों रैलियों की बात की जाए तो तीनों रैलियों में बड़ी भीड़ काफी हजूम उमड़ रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जन क्रांति यात्रा के जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। किरण चौधरी की पहली रैली है, कहीं न कहीं तोड़ रैलियां हो रही है। जिस तरह से अभय चौटाला की रैली की बात की जाए तो वहाँ पे भी हजूम उमड़ रहा है। तीनों रैली इतने कामयाब और पूर्ण रैलियां हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 2019 में जनता किसको अपना नुमाइंदा करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज कुरुक्षेत्र पर सबकी नजर, कुरुक्षेत्र में खास तौर पर 3 अलग अलग रैलियां हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी भी आज कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा इनेलो में भी खास तौर पर यह रैली कुरुक्षेत्र में बाबैन हल्के में रखी गई है। उधर बीजेपी के सांसद और हरियाणा सरकार के एक मंत्री आजकल एक दूसरे को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। सांसद ने पिछली सरकार की एक योजना का गुणगान किया तो मंत्री जी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई, और अंदाज ऐसा कि जवाब कम, पलटवार और चुटकी ज्यादा लगे। आखिर कौन है ये मंत्री और सांसद और क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट। चौधरी धर्मवीर सिंह को कई पार्टियों का तजर्बा है, अभी वो हमारी पार्टी में सांसद हैं। अगर ये बात वो मेरे से पहले शेयर कर लेते तो इस योजना को भी हम उससे पहले ही शुरू कर देते। मंत्री जी की अपने ही सांसद पर चुटकी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ और कौन सी योजना पर मंत्री जी अपने सांसद को जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आपको माजरा समझाते हैं। दरअसल शुक्रवार को रोहतक के मायना गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर अमित पंघाल का सम्मान किया गया और कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। दोनों ने अमित पंघाल का सम्मान किया, लेकिन इसी बीच चौधरी धर्मवीर को पिछली सरकार के दिन और एक योजना की याद आ गई। जब हम पिछली सरकार में शामिल थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जहां पर भी कोई प्लेयर किसी प्रकार का मेडल लेकर आता था तो हम उस गांव को मॉडल विलेज घोषित करते थे। उस वक्त की सरकार में मैं भी शामिल था और पंचायत राज देख रहा था। तो मैं भाई रामोतार से कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार को कहकर हम अपनी तरफ से भी लिख के भेजेंगे कि जो बच्चे प्रदेश के मेडल लेके आए हैं उन सभी को आदर्श ग्राम घोषित किया जाए। बस सांसद जी के ये बोल शायद मंत्री जी को नागवार गुजरे, सो जवाब भी दे दिया और चुटकी भी ले ली। चौधरी धर्मवीर सिंह को कई पार्टियों का तजर्बा है, अभी वो हमारी पार्टी में सांसद हैं। अगर ये बात वो मेरे से पहले शेयर कर लेते तो इस योजना को भी हम उससे पहले ही शुरू कर देते। और हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ना चाहते कि पिछले 10 साल में, उससे पिछले 5 साल में अगर हमसे बढ़िया किसी ने कर रखी थी तो हम उससे बढ़िया करके उससे भी आगे ले जाएंगे। दरअसल चौधरी धर्मवीर सिंह कांग्रेस सरकार के दौरान पंचायती राज मंत्री थे। मेडल विजेता खिलाड़ियों के गांव को आदर्श बनाने के मुद्दे पर सांसद ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए तो मंत्री जी ने भी एक योजना गिनवा दी। हरियाणा प्रदेश में जितने भी हमारे गोल्ड मेडल विजेता हैं, अभी हमारे सिल्वर मेडल विजेता हैं एशियाड के, हमारे कांस्य से ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं और हमारे जो ओलंपिक में भी जीत कर आए थे, उन सब के गांव को दीनबंधु ग्रामोदय योजना जो हमारी है, दीनबंधु छोटराम ग्रामोदय योजना के तहत उनके गांव को सम्मिलित करेंगे और उनकी गांव की आबादी के अनुसार दीनबंधु ग्रामोदय योजना में 1 करोड़ से 4-5 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। तो उनके गांव का विशेष विकास ये कराने वाले हैं। दरअसल जिस मंच से सांसद धर्मवीर सिंह ने अपनी सरकार को एक तरह की नसीहत दी, उस मंच पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे और तारीफ पिछली कांग्रेस सरकार की हो रही थी। ऐसे में सांसद की नसीहत पर मंत्री की चुटकी और पलटवार लाजमी है।
रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी के साथ झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज 18 हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव को लेकर है और शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव में जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि इस संकल्प की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। अमित शाह ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतने का दावा किया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा 2018 के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेने के लिए कह दिया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, क्या रणनीति नजर आ रही है बीजेपी की? आज तमाम मंत्र दिए गए होंगे, कुछ और रणनीतियां बताई गई होंगी आने वाले चुनाव के लिए? तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव के पहले बीजेपी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर रही है, कल अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि 7 महीने तक सब चीज भूल करके बीजेपी और कमल को सिर्फ याद रखना चाहिए और उसी पर आज आगे बढ़ते हुए 2 प्रस्ताव लाए गए, आर्थिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव लाए गए। आर्थिक प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी और आज जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसमें काफी अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की पर रेटिंग बढ़ी है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है। साफ तौर पर बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई है और वहीं साफ तौर पर विपक्षियों की आलोचना भी की गई है। विपक्षियों को की आलोचना करते हुए पार्टी का यह कहना है कि जिस तरह से महागठबंधन विपक्षी पार्टियां बना रही है वो अनैतिक महागठबंधन बना रही है, अननेचुरल एलाइज के साथ गठबंधन में किया जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी ने एक और अपनी पीठ थपथपाई है, वहीं दूसरी ओर पर विपक्षी पार्टियों की आलोचना की है। अगर हम बात करें तो 2022 का भी एक रोड मैप खींचा गया है जिसमें सबके लिए घर देने की बात की गई है। जो यह सोच किया गया है कि उस समय जातिवाद का खात्मा हो जाएगा, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। तो 2022 तक का भी एक रोड मैप खींचा गया है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने यह कहा है कि वह 2014 से भी, जो बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों की यह बात कही कि 2014 से भी ज्यादा सीटें जो है वो पार्टी जीतने का दावा कर रही है। लेकिन अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी का अभी भाषण होना बाकी है। जब भाषण अंतिम दौर में पहुंचेगा, समापन भाषण के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, वहां पर वो भी मंत्र देंगे कि आखिरकार 2019 का किला कैसे फतह किया जाए। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव मूड पर है, बीजेपी की यह कोशिश है कि अपनी उपलब्धियों को बताने के साथ साथ जो विरोधी में है उनकी आलोचना या उनकी कमियों को भी दर्शाया जाए। जी बिल्कुल विनीत, जीत का कॉन्फिडेंस होना अपने आप में बेहतर बात है और शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाता है। लेकिन जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो अलग अलग प्रदेशों में खासतौर पर उन नीतियों की बात की जाती है, उन योजनाओं की बात की जाती है जिसे अपनी ताकत के रूप में सरकार की तरफ से बताया जाए। कौन सी ऐसी योजनाएं जिन्हें एक तरीके से जनता के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी अब कार्यकर्ताओं के लिए होगी? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में सरकार में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात, जब आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए तो जब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जीएसटी की तारीफ की गई और कहा गया कि गेम चेंजर के तौर पर जीएसटी को बताया गया। नोटबंदी की तारीफ की गई, डिमोनेटाइजेशन की तारीफ की गई, सरकार की विभिन्न योजनाओं की तारीफ की गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल किसानों को लेकर के एक विशेष प्रस्ताव लाया गया था जिसका समर्थन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया था। साफ तौर पर सरकार का यह मानना है या पार्टी का मानना है कि जिस तरह से एमएसपी में बढ़ोतरी की गई वह किसानों के लिए बड़ी बात है। फसल बीमा योजना की बात की गई तो साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि समाज के हर एक तबके को लेकर के सरकार ने कुछ न कुछ कार्यक्रम अपनाया है और इसका फायदा जो है वो इसका फायदा देश के लोगों को हुआ है, देश का हुआ है और बीजेपी अब चाहती है कि इसी फायदे को जनता तक पहुंचाया जा सके और इससे अधिक 2019 में वोट लिया जा सके। जी जाहिर तौर पर बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और उम्मीद कर सकते हैं कि इसी फैसले के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि नीरज भारती यानी सोशल साइट फेसबुक पर विवादों का नया सरदार अपने कमेंट्स में इंसान तो इंसान ये भगवान को भी नहीं बख्शते। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में जब उनसे विवादित टिप्पणियों की वजह पूछी गई तो कहने लगे सब भगवान की मर्जी है। ये है पूर्व सीपीएस नीरज भारती, जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को विरोधियों पर वार करने का हथियार बना रखा है। लेकिन भाषा अक्सर मर्यादा की सीमाएं लांघ जाती है। इंसान तो इंसान
इनकी टिप्पणियों के दायरे में भगवान भी आ जाते हैं, लेकिन फेसबुक या नीरज इसे नॉनसेंस नहीं अग्रेशन मानते हैं। नीरज भारती फेसबुकिया कहें आपको? नहीं, फेसबुकिया कहने की तो जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। फेसबुकिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप फेसबुक पे ही रहते हैं। नहीं, ऐसा है कि फेसबुक जो आपने बात की है एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, कि उसमें आपके दिल में कोई बात हो, आपके दिमाग में कोई बात हो, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं नॉनसेंस क्रिएट करने के लिए। जो फेसबुक पे आपकी पोस्ट डलती हैं अधिकतर नॉनसेंस होती है उसमें, कि आप सुर्खियों में बने रहें। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉनसेंस नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिवली दिखता है। नीरज को ये तो पता है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात रखने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनकी कोई गरिमा भी होती है। शायद भारती इससे अनजान है। हिंदू धर्म से आपको प्रॉब्लम है? बात सुनिए, मुझे हिंदू धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद उसके अगेंस्ट चलते हैं। अगेंस्ट इसलिए चलता हूँ, छोड़ दीजिए हिंदू धर्म छोड़ दीजिए। अगर सरकारी छोड़ दीजिए ना, सरकारी कागज में अगर ये प्रावधान कर दिया जाए कि आप किस धर्म के हैं, तो वहां पर अगर एक कॉलम बन जाए कि इंसानियत धर्म है, तो मैं उस धर्म को अपना लूं। तो हिंदू धर्म छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा। कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? मुझे कोई धर्म अच्छा नहीं लगता। आप बार बार टिप्पणी करते हैं नारंगी खटमल। ये नारंगी खटमल क्या होते हैं? नारंगी खटमल ये जो भगवाधारी जो है आज गुंडागर्दी देश में फैलाई। अच्छा, जो हमारे साधु संत जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों का जो है खून चूस रहे हैं, जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक है, कोई साधु संत आराम से अपना जो है वो जीवन यापन कर रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है समाज में, उनसे मेरा कोई वो नहीं है। मेरा वो है जो भगवा पटके गले में डालकर गाय के नाम पर, एक जानवर के नाम पर जो है इंसानों की। फेसबुक पर अवतरित हुए इस संत का कहना है कि जो सीखा इसी समाज से सीखा। जिस दिन समाज सुधर गया लिखना बंद कर दूंगा, लेकिन सुधार की प्रक्रिया खुद से ही शुरू की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। खबर पलवल से, जहां महिला थाने में महिला पुलिसकर्मी से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि जोगिंद्र नाम का शख्स पिछले 4 साल से उसके साथ दरिंदगी करता रहा है। शिकायत पर एक महिला समेत 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बेशक महिला की सुरक्षा के लाख दावे किए जाते हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। यहाँ तक कि महिलाओं की सुरक्षा जिन महिला पुलिस कर्मचारियों के भरोसे है, वो खुद सुरक्षित नहीं है। मामला पलवल महिला थाने का है। यहाँ एक महिला हेड कांस्टेबल ने पलवल के अलावलपुर गांव के रहने वाले जोगेंद्र पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक हथियार के दम पर गैंगरेप, मारपीट और जान से मारने की कोशिश की गई है। पीड़ित महिला हेड कांस्टेबल के आरोप हैं कि 2014 में वो नारनौल में तैनात थी, जहां उसकी मुलाकात जोगेंद्र से हुई। 15 जून 2014 को आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसका तबादला पलवल हो गया। इसके बावजूद जोगेंद्र ने उसके साथ हैवानियत की। इतना ही नहीं, आरोपी के भाई ने भी उसके साथ रेप किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी के रिश्तेदारों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। सन 2014 से ये जोगिंदर मिंटू पीछे पड़ा हुआ था और नारनौल रह रही थी। उस टाइम भी इसके साथ रेप हुआ, तो जब से इसको ब्लैकमेल करते हैं और इसके साथ रेप हुआ। पीड़िता की शिकायत के बाद उसका मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया। इसमें 5 वो 2 के ऊपर तो आरोप है, एक तो जोगिंदर के, एक उसके भाई के खिलाफ, और उसकी बहन हरजीजा के ऊपर मारपीट का है, एक का है गर्भपात गिराने का। एक महिला पुलिसकर्मी के साथ हैवानियत हुई। आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। इसके बावजूद अभी भी सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल ये कि अगर प्रदेश में महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं, तो बाकी बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और रेवाड़ी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिला और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक महिला को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि रफ्तार ज्यादा होने की वजह से कार डिवाइडर को पार करके ट्रक से टकरा गई। एक्सपायर हो गया और रिश्तेदार हैं जो 6 लोग हुए। और बॉक्सर मनोज कुमार जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज से 16 सितंबर को उनकी सगाई होगी। 11 अक्टूबर को बारात जाएगी और उसी दिन शाम को रिसेप्शन पार्टी होगी। रिसेप्शन पार्टी में कई खेल जगत से जुड़ी हस्तियां और राजनीतिक हस्तियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले मनोज कुमार का एशियन गेम्स में इस बार प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और वो प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के अलावा उन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड कोस्ट में ब्रॉन्ज मेडल और 2007 में एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया में ब्रॉन्ज मेडल, 2013 में जॉर्डन में हुई एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और इसके साथ ही साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल जीता है। दो बेटा का बहू है मेरे पे बहुत सेवा करी है। दोनों बहू है ना बढ़िया ना। अरे तीसरी की बारी है, उसका भी सेवा करने की टेम आ गया है और बहुत खुशी है मानना। मेरे छोटे सारा परिवार मेरा पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि मनोज का रिश्ता पक्का हो गया। हमने मार्च में उसका रिश्ता तय किया था। अब अगले रविवार की सगाई है और उसके बाद अक्टूबर में उनकी शादी है। अब जैसे कि घर में कोई नया मेंबर आ रहा है, पूरा परिवार कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो पिताजी की कमी है वो भी बहुत ज़्यादा। और कहते हैं हुनर किसी परिचय का मोहताज नहीं होता और करनाल के कलाकार ने भी ये बात साबित करके दिखा दी है। बात करें कलरे खालसा गांव के जगतार सिंह की, जो अपनी मिमिक्री के शौक के चलते 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुके हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हीरो नेताओं की आवाज़ें बहुत कम हैं, ना के बराबर ही हैं, क्योंकि ये आवाज़ें हर कोई निकाल लेता है। मेरे पास नेचुरली आवाज़ें हैं, जैसे हवाई जहाज़, मोटर बोट, बम, पटाखे, रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, मोटर बोट इत्यादि, पायल, घुंघरू जैसी बहुत ही आवाज़ें। जगतार को बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक था। 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने दोस्त को मिमिक्री करते हुए देखा तो जगतार ने भी अलग अलग आवाज निकालनी शुरू की। 8 तरह की आवाज से शुरू हुआ ये शौक अब 150 से ज्यादा आवाज पर पहुंच चुका है। जगतार अब कड़ी मेहनत के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, जिसमें पूरा परिवार भी जगतार का साथ दे रहा है। करनाल से नमनदीप, न्यूज़ 18 हरियाणा।